गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, प्लस कंपटीशन में भी इससे पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले कभी भी हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जैसे मेरे को मान लो बनाना है 5 न्यूटन ईस्ट, मैं एक ऐसा एरो बना देता हूँ, उसके ऊपर लिख देता हूँ 5 न्यूटन। ओके, यदि मेरे को बनाना है मान लो 5 न्यूटन नॉर्थ, तो मैं ऐसा बना देता हूँ। फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो एरो बना है इसको हम बोलते हैं वेक्टर एरो। क्या बोलते हैं? वेक्टर एरो। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। इस वेक्टर एरो को बनाने की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सबसे पहला, इस वेक्टर एरो की जो लेंथ होती है, मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया है, इस वेक्टर एरो की जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी मैं वेक्टर एरो का लेंथ भी उतना क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। वेक्टर मेरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा मैं एरो की लेंथ भी उतनी क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। यदि आपका मैग्नीट्यूड कम होता है तो एरो की लेंथ भी क्या करते जाऊंगा? कम करते जाऊंगा। और जो इसका टिप होता है, जो इसका हेड होता है, वो वेक्टर के डायरेक्शन में जाता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी वेक्टर क्वांटिटी जा रही है उसी डायरेक्शन में आप किसको बनाओगे? टिप को बनाओगे। सब जानते हैं, बट इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने एक बार फिर से इसको बताना सही समझा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बनाना है 5 न्यूटन ईस्ट, 4 न्यूटन ईस्ट और 3 न्यूटन ईस्ट। तो देखना, मान लो ये मैंने बनाया 5 न्यूटन ईस्ट, तो जब मैं 4 न्यूटन ईस्ट बनाऊंगा मैं लेंथ इसकी थोड़ी सी क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। ओके, 3 न्यूटन ईस्ट बनाऊंगा तो इसकी लेंथ थोड़ी सी और क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। लेकिन तीनों केस में जो मेरा टिप है, तीनों केस में जो मेरा हेड है, वो ईस्ट की तरफ ही क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। ओके, इस चीज को सब लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि लेंथ बढ़ रही है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और जो उसका टिप है वो वेक्टर एरो को क्या करता है? वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। ओके, अब मान के चलो मेरे पास एक चार्ज, एक क्यू। ओके, किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जो क्या होता है बच्चों? बताओ। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग सिर्फ चार्ज का क्या पुट करते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। ओके, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे चार्ज से मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और डायरेक्शन तो होपफुली आपको याद ही है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से दूर जाता है, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके पास आता है। ओके, तो अभी जो मैं बोला इस चीज को ध्यान में रखते हुए, मान लो यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, कोई मेरे को बोले यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मेरे को जानकारी दो। मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, 1, 2 और 3। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दो? जानकारी दो। तो सबसे पहले आप देखो, या पहले मेरे को बताओ, आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी या यहाँ ज़्यादा होगी? तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे कम होगी, और यहाँ पे इन तीनों के कंपैरेटिवली सबसे कम होगी। बोलो हाँ या ना। तो मैं जब वेक्टर एरो का लेंथ यहाँ पे बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैं एक वेक्टर एरो से दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लेंथ सबसे बड़ी बनाऊंगा लेंथ को। यहाँ पे जो लेंथ मैं बनाऊंगा वो कंपैरेटिवली छोटी रहेगी, इसके कंपैरेटिवली छोटी रहेगी। यहाँ पे जो मैं वेक्टर एरो बनाऊंगा वो इन तीनों में सबसे क्या रहेगी? छोटी रहेगी। ओके, लेंथ बड़ा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, थोड़ा सा कम तो मैग्नीट्यूड कम हो गया। लेंथ का एरो यहाँ पे सबसे कम, लेंथ ऑफ एरो यहाँ पे सबसे कम है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या है? सबसे ज़्यादा कम है। ओके, और देखो तीनों में जो मैंने एरो का डायरेक्शन है वो इधर ही बनाया है, क्योंकि मेरे को पता है जब इस चार्ज के कारण यहाँ पे मैं डायरेक्शन निकालूँ और मेरे को दूर जाना है तो इधर जाऊँगा, यहाँ पे दूर जाना है तो इधर जाऊँगा, यहाँ पे दूर जाना है तो इधर जाऊँगा। ओके,
ये चीज़ आप यहाँ पे भी करके देख सकते हो। मान लो मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देनी है। तो ये सबसे पास है, इसलिए यहाँ पे एरो का लेंथ सबसे बड़ा बनेगा। ये थोड़ा दूर हो गया तो एरो का लेंथ थोड़ा सा कम कर दूंगा, और ये सबसे दूर है इन तीनों में, तो इसका मैं यहाँ पे लेंथ और छोटा बना दूंगा। बट देखो तीनों केस में जो मैंने एरो है उसको इधर ही बनाया है, क्योंकि मेरे को पता है जब मेरे को इससे दूर जाना है यहाँ पे तो ऐसा दूर जाऊंगा, कोई दिक्कत। तो जब इस प्रोसेस को मैं पूरे 3D स्पेस में करूं, मतलब हर जगह करूं, इसके चारों तरफ करूं, तो मुझे बच्चों कुछ इस टाइप का डायग्राम मिलेगा क्या? देखो तो एक बार, आपके सामने बनाया हूं मैंने, कितना सुंदर सा डायग्राम है। ओके, वेक्टर एरो की लेंथ धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो ये बता रहा है कि मैं चार्ज से जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ फील्ड की स्ट्रेंथ वैसे वैसे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ओके, इस डायरेक्शन में हर जगह एरो का डायरेक्शन वही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। ओके, ये चीज़ मैंने हर जगह की है। एरो की लेंथ को धीरे धीरे मैं क्या करते गया हूँ, कम करते गया हूँ। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये एक्चुअल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देने का। ओके, अब मान लो कोई जोशीला आदमी आया और उसने इन सारों एरो को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये जो एरो देखो, एरो को मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया था, एरो अलग अलग थे, इसलिए मैग्नीट्यूड की भी जानकारी दे रहे थे और डायरेक्शन की भी जानकारी दे रहे थे। ओके, यदि कोई जोशीला आदमी आया और इसने सब एरोस को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो सोच के बताओ क्या मेरे को ऐसा डायग्राम मिलेगा? ये देखो, ये सब जुड़ के ऐसे हो जाएंगे, ये वाले जुड़ के ऐसे हो जाएंगे। देखो 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 देखो, मस्त कुछ ऐसे बन जाएंगे क्या, लाइक दिस। तो जब मैंने सारे एरोस को ज्वाइन कर दिया बच्चों, मुझे कुछ इस टाइप का डायग्राम मिला। ओके, अब देखो इस डायग्राम में अभी भी मेरे को डायरेक्शन तो पता लग रहा है, इस डायग्राम में मुझे अभी भी डायरेक्शन पता लग रहा है कि यहाँ पे, यहाँ के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है। ओके, बट यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा था, डायरेक्शन भी पता लग रहा था, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन पता लग रहा था। ये जो मैंने बनाया है पहले, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अभी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन तो पता लग रहा है, बट मैग्नीट्यूड का क्या भैया, मैग्नीट्यूड भी तो बताना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी तो बताना जरूरी है। तो यहां पे हम मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं? वेक्टर एरो की लेंथ से। यहां पे मैग्नीट्यूड बताने का एक अलग तरीका है जिसका नाम है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ ELF। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ ELF। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली जितनी क्लोज होंगी, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली जितनी क्लोज होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। ये तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने का अलग है, ये तरीका अलग है, इसलिए हमको दोनों में अलग अलग चीजें सीखनी पड़ती हैं। यहाँ पे हम वेक्टर एरो की लेंथ देख के मैग्नीट्यूड डिसाइड करते थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ओके, इनकी रिलेटिव क्लोजनेस देखेंगे। देखो करके देखते हैं। मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैंने दो पॉइंट बनाए हैं। ओके, आप बताओ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली कहां क्लोज दिख रही हैं, कहां उनमें प्यार दिख रहा है, कहां वो पास पास दिख रही हैं? तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ए में आपको ज्यादा दिख रही है रिलेटिव क्लोजनेस। यहां पे रिलेटिव क्लोजनेस क्या है, बढ़ गई है, दूरियां बढ़ गई हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए में ज्यादा है और बी में क्या है, कम है। ओके, तो यही जो पैटर्न बना है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप पूरा वीडियो क्लियर है। हाँ, तो चलो देखते हैं। पहला पॉइंट एक बार पढ़ते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज,
आइसोलेटेड का मतलब होता है उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए, वो दुनिया का एकमात्र चार्ज है। Okay, for an isolated point charge, electric field lines are radially outwards, which start from positive charge and extend up to infinity. Okay, तो अभी मैं आपको बना के दिखाया था पॉजिटिव चार्ज का, वही ये बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा वो रेडियली आउटवर्ड बनेगा। ये जो पैटर्न है इसको हम लोग रेडियल पैटर्न बोलते हैं, और पॉजिटिव के लिए रेडियली क्या रहेगा, आउटवर्ड्स रहेगा। क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, जो कहां तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा भैया, इन्फिनिटी तक। ओके, अब ये मैं पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस कर रहा हूं ना, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मतलब इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपकी क्या बनेंगी, रेडियली आउटवर्ड बनेंगी पॉजिटिव के लिए, जो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और कहां तक जाएंगी, तो इन्फिनिटी तक जाएंगी। इसका उल्टा होगा नेगेटिव के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो रेडियली इनवर्ड्स होंगी, चार्ज की तरफ आएंगी। इस पैटर्न को हम लोग रेडियली इनवर्ड्स बोलते हैं। ये आ रही है इन्फिनिटी से और एंड कहां पे हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से चालू होती है और नेगेटिव में क्या होती है, एंड होती हैं। पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमेशा रेडियल बनाएंगे। यदि वो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, यदि नेगेटिव है तो रेडियली क्या होगा, इनवर्ड्स होगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होगी, जहां पे क्लोजनेस ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। ये हम लोग कर भी चुके हैं, एक बार मैं आपको और बता देता हूं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आप मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ए में पास पास दिख रही है, बी में पास पास दिख रही है? तो सब बोलेंगे ए में पास पास दिख रही है, तो आपको तुरंत कंक्लूड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज़्यादा है और बी पे क्या है, तो भैया कम है। ओके, यहीं से एक चीज़ और देखते हैं। मान लो एक पॉइंट अब ए ये है, एक पॉइंट ये बी है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में आपको ए पे फील्ड लाइंस पास दिख रही हैं, बी पे पास दिख रही हैं, तो आप क्या बोलोगे? मेरे ख्याल से जितना डिस्टेंस आपको ए पे दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उतना ही आपको बी पे दिखेगा। तो आप तुरंत बोलोगे कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, बी पे है। इसलिए जब भी मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी होती है डायग्राम में, जब भी मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी होती है डायग्राम में, मैं हमेशा पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड लाइंस दिखाता हूं। पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड लाइन दिखाता हूं, क्योंकि यदि मैंने रिलेटिव क्लोजनेस चेंज कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे क्लोजनेस चेंज हो रही है। यहाँ पे क्लोजनेस हर जगह क्या है, सेम है, इसलिए क्या दिखा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, अभी इंट्रोडक्टरी पॉइंट से जो बोर्ड में आते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखना, नंबर नहीं बोल रहा हूं, रिलेटिव नंबर बोल रहा हूं। रिलेटिव मतलब कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए। ओके, रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और एंडिंग एट अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। रिलेटिव नंबर, आपको जिस चार्ज में रिलेटिव नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिलेटिव नंबर ज्यादा दिखा, आप बोलोगे उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर रिलेटिवली कम दिखा, आप बोलोगे वहां पे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है भैया, कम है। जैसे देखो, मान लो यदि ये सिंगल डायग्राम दिया होता, ये सिंगल डायग्राम दिया होता, सॉरी, ओके, तो मान लो आपको ये सिंगल डायग्राम दिया होता, तो इस डायग्राम का बच्चों कोई मतलब नहीं है।
आपके पास कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट, आप रिलेटिव ज़्यादा है रिलेटिव कम है कब बता सकते हो, जब कंपेयर करने के लिए एक चीज़ और हो साथ में। तो आपको खाली ये डायग्राम दे दिया तो आप इससे बस यही बता सकते हो कि चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज है और आइसोलेटेड है। ठीक है, आप उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हो। एक बच्चे ने यहाँ पे अभी मान लो कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बनाया है। यदि सिंगल डायग्राम में मैं 16 बना देता, 100 बना देता, 500 बना देता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है रिलेटिव नंबर। मैटर क्या करता है? रिलेटिव नंबर। कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए तभी आप बता सकते हो ज़्यादा है या कम है। इसलिए इस डायग्राम में आप 100 बनाओ, 200 बनाओ, 400 बनाओ, कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, यदि आपको 2 डायग्राम साथ में दे दिए हैं तो आपको रिलेटिव नंबर ज़्यादा किस में दिख रहा है? तो इसमें दिख रहा है। तब आप बोलोगे कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से क्या है? ज़्यादा है। जब आपको कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 डायग्राम मिले तब आप बोलोगे इसमें मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। अब अगेन खाली ये डायग्राम होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस डायग्राम से आपको कोई जानकारी नहीं मिलती। कंपेयर करने के लिए साथ में एक और होना चाहिए। ओके, अच्छा अब एक मस्त चीज देखो, इसमें गिनोगे आप तो 8 दिखेंगी आपको, और इसमें देखोगे तो मैंने 16 बनाई थी, हो सकता है 1 2 ऊपर नीचे हो जाए, आप गिन लेना, 16 मिलेंगी आपको। ठीक है, तो फिर से आते हैं, रिलेटिव नंबर किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नीट्यूड के। रिलेटिव नंबर किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नीट्यूड के। ओके, इसमें रिलेटिवली डबल है तो मैं बोलूंगा Q2 इज इक्वल्स टू 2Q1, क्योंकि यहां पे डबल दिया गया है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरेटिवली क्या होगा? डबल होगा। ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है? काम आता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट और अभी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है एक से ज्यादा चार्ज। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस जब आएंगे मतलब एक से ज्यादा चार्ज आएंगे तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कर्व। ओके, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व ड्रॉन सच दैट टेंजेंट टू दीस कर्व एट एनी पॉइंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपसे कोई पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप यही पॉइंट बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व ड्रॉन सच दैट tangent to these curve at any point gives the direction of net electric field। ये किसकी जानकारी देते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपको देखो ऐसा एक कर्व दिया रहेगा। ओके, आपको ऐसा क्या दिया रहेगा? कर्व दिया रहेगा, और आपको बोलेगा कि मान लो मुझे पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या बना देना है? एक टेंजेंट बना देना है। क्या बना देना है भैया? टेंजेंट बना देना है। ओके, जैसे यहाँ पे मुझे यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या बना देना है? एक टेंजेंट बना देना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कर्व होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कर्व होती हैं जिसपे यदि मैं कहीं भी टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, एक बार और, जैसे मान लो ऐसा आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, और आपको बोलेगा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, तो आपको सिंपली क्या बना देना है? एक टेंजेंट बना देना है। क्या बना देना है? टेंजेंट। ओके, कोई बोलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको यहाँ पे क्या बना देना है? टेंजेंट बना देना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कर्व हैं जिसपे आप किसी भी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट बनाओ तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। और कोई भी आपसे पूछता है, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, बट इन केस आया तो आपको बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दैट कर्व्स जिसमें यदि मैं टेंजेंट बनाऊं किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। ओके, तो ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे। मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट्स बोल रहा हूं। ओके, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, और आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स होंगी। ओके, रिलेटिव क्लोजनेस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जानकारी देता है। रिलेटिव नंबर
रिलेटिव नंबर ऑफ ELF फ्रॉम अ चार्ज, उसके मैग्नीट्यूड की जानकारी देता है। ओके, और यदि आपको सिस्टम ऑफ चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कर्व बनेंगी, और उस कर्व की एक खासियत होती है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना उस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसके आगे जो बोर्ड के लिए वीडियोस हैं, बोर्ड में जो आते हैं क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।